अब हम लोग देखते हैं प्रशासनिक कार्य, यानी चौथा जो कार्य है वो क्या है, प्रशासनिक कार्य। यानी भूकंप के बर्बादी को रोकने के लिए प्रशासन सतर्क होता है और जो भूकंप केंद्र होता है वहां से लोगों को हटाया जाता है। जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन, मीडिया लोगों को जागरूक करती है और भूकंप के बाद राहत और बचाव केंद्र द्वारा और राज्य सरकार द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता है। अब कह रहा है गैर सरकारी संगठन, यानी जो स्वयंसेवी संगठन होते हैं जिनका सरकार से कोई मतलब नहीं होता है, विद्यालय या आम लोगों की बड़ी भूमिका होती है, यानी टीचर लोग या आम जनता लोग की बड़ी भूमिका होती है जो लोगों को वहां से बचाते हैं और भूकंप का अनुमान होने पर लोगों को बचाव के लिए प्रयास करते हैं। साथ में सरकार द्वारा दी गई नवीन तकनीकी भी इसमें बहुत ही मददगार साबित होती है। जापान में छोटे आकार का वीडियो कैमरा द्वारा लोगों को सिग्नल प्राप्त किया जाता है और इसे बचाव किया जाता है। और साथ में गैर संगठन के भी लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है, यानी स्वयंसेवी संगठन के लोगों को भी ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि भूकंप और सुनामी जैसी आपदाओं में लोगों को बचा सके। कह रहा है कि विद्यालयों में भूकंप से बचाव के लिए जानकारी दी जाती है और इनके दिलो दिमाग में उसका डर को बाहर निकाला जाता है। जैसे बाय द वे आप घर में हैं और भूकंप आ गया तो आपको ध्यान रखना है कि आप कोने में खड़े हो जाएं या कोने में बैठ ही जाए और अपने सर पे कुछ वस्तु ऐसी रख ले जिससे कि आपके सर पर कोई चीज ना गिरे, या मेज वगैरह है, चौकी वगैरह है तो उसके नीचे आप चले जाएं ताकि आपके सर पे किसी चीज का प्रभाव कम हो, न के बराबर हो। तो ये सब बचाव है जो कि स्कूलों वगैरह में बताया जाता है। दुर्घटना हुए व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और धार्मिक नियम का भी अंतिम संस्कार किया जाता है। डीडीटी अनेक रासायनिकों का छिड़काव किया जाता है ताकि इससे महामारी न फैले। अब देख रहे हैं सुनामी से बचाव, हम लोग ये भूकंप से देखे अब सुनामी से देखते हैं। तो कह रहा है कि सुनामी विनाशकारी प्रभाव तटीय क्षेत्रों में मिलता है जहाँ समुद्र तट के किनारे होते हैं और इसकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है। जो मछली पकड़ने वाले नाविक जो होते हैं, बोट मोटर होते हैं एवं अन्य तट पर बसे हुए लोगों को काफी क्षति होती है और समुद्र तट के नीचे पर्यटन के लिए बनाए गए केंद्र समाप्त हो जाते हैं। तट के किनारे नारियल के वृक्ष जो होते हैं उसको उखाड़ फेंकता है। ये तरंगे क्या करता है, रेलवे स्टेशन, समुद्र के किनारे जो होते हैं प्लेटफॉर्म, ये सबको भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। यानी जो समुद्र के किनारे वाले जो स्थान होते हैं उसको ज्यादा क्षति पहुंचाने का काम करता है सुनामी, लेकिन इसका प्रभाव दूर तक भी दिखता है। कह रहा है तटबंध का निर्माण एवं मैंग्रोव झाड़ी का विकास। कह रहा है समुद्र के विनाश का प्रभाव को कम करने के लिए कंक्रीट से तटबंध, यानी पत्थर से जो बनता है तट जो हम लोग जिसको बोलते हैं बांध, वैसा निर्माण करवाना, समुद्री तरंगों को तटीय मैदान में सीमित प्रभाव करना और पुनः तटबंधों पर मैंग्रोव जैसी वनस्पति, यानी कुछ झाड़ियां वगैरह लगाना जिसमें कि कटाव कम होता है, जिसको घास आप लोग कहते हैं, ये सब लगाने से उसकी गति को क्या होती है, कमी प्रदान होती है। तटीय प्रदेश में रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है, चाहे वो गैर संस्थागत हो या संस्थागत हो, सरकारी हो या प्राइवेट कर्मचारी हो, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, कैसे हम किसी को बचा सकते हैं, कैसे जान माल को या घायल लोगों को कैसे मतलब स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचा सकते हैं। स्वच्छ जल पीना चाहिए, साथ में गर्म करके पीना चाहिए और समाज में जो लूट मार करने वाले लोग हैं उनसे कैसे बचाना चाहिए और बस्तियों का पुनः वास करना चाहिए, यानी पुनः बस्तियों को बसाना चाहिए और लोगों को इसके बारे में सही जानकारी देनी चाहिए। आम लोगों का सहयोग से और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ सरकारी समितियां भी इसमें कार्यरत होती है और लोगों को भूकंप और सुनामी जैसी घटनाओं में राहत दिलाने का काम करती है। तो ये था आपका इकाई 3 जो कि समाप्त हो चुका है। इसमें भूकंप और सुनामी के बारे में जानना था कि कैसे होती है, कैसे इसे बच सकते हो, कौन कौन सी संस्थाएं कार्य करती है। अब इकाई हम लोग 4 देखें जिसमें जीवन रक्षा आकस्मिक प्रबंधन है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है। तो कह रहा है कि आपदा प्रबंधन के 2 चरणों को लागू किया गया। पहला कह रहा है आकस्मिक प्रबंधन, दूसरा दीर्घकालीन। आकस्मिक मतलब इमरजेंसी होता है, दीर्घकालीन होता है मतलब हमेशा के लिए उसको निदान करना, समाधान करना। तो ये व्यवस्थाएं की जाती है। आकस्मिक प्रबंधन किसी प्रशासन की सफलता की कसौटी है जिसके अंतर्गत प्रभावित लोगों को तुरंत निजात मिलता है और अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं में आकस्मिक प्रबंध अलग अलग भी होते हैं, यानी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन, पहले देख लीजिए बाढ़ की स्थिति में क्या होता है। तो कह रहा है कि बाढ़ आते ही जानमाल और मवेशी भारी संकट में जाते हैं और पहली प्राथमिकता बाढ़ को रोकना नहीं बल्कि वहां से लोगों को बचाना है, क्योंकि बाढ़ को तो आप रोक नहीं सकते हैं, तो वहां से लोगों को बाहर निकालना है, सामान को बाहर निकालना है। और ये लोग नाव पर बैठकर या तैरकर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या रबर के गुब्बारों के साथ लोगों को खींच करते हैं और मवेशियों को घर में जो रस्सी से बांधते हैं उसको खोल देते हैं ताकि वो बच सके और सुरक्षित गांव के ऊंचे स्थान पर
या किसी के छत पे या मकान पे लोगों को पहुंचाते हैं, ताकि वहां से लोगों को क्षति कम हो, न के बराबर हो। सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद भोजन और पेयजल की सुविधा करते हैं। साथ ही बच्चों को गर्म दूध की व्यवस्था और महामारी से बचने के लिए गर्म जल और गर्म भोजन और छोटे जगह पर मिलजुल कर वातावरण को साफ करके हम लोग रखते हैं, ताकि उसकी कोई महामारी ना फैले। और पशुओं के लिए चारे की उपयोग करते हैं। बाढ़ में आने के कारण सांप, बिच्छू, जहरीले ये सब खुले वातावरण में फैलते हैं, यानी जहां आदमी रहता है वहां पहुंचने की शंका होती है, तो उनको भी मार दिया जाता है, ताकि उनसे लोगों को नुकसान, क्षति न हो। आकस्मिक प्रबंधन सफल होता है। और ऊपर में वर्जित समस्याओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन ने खाद्य पदार्थ, पशु चारा, महामारी संबंधित जीवन रक्षक दवाई छिड़काव इत्यादि का भी प्रबंध किया जाता है कि लोगों को खाने के लिए दवा का छिड़काव करने के लिए, पशुओं के चारा के लिए, ताकि वो सब खा पी कर जिंदा रह सके कम से कम। भूकंप और सुनामी में आकस्मिक प्रबंधन क्या है? तो भूकंप और सुनामी में आकस्मिक प्रबंधन 3 कह रहा है। पहला कह रहा है बचे हुए विस्थापित लोगों को राहत कैंप तक पहुंचाने की सुविधा, यानी जो भूकंप हो जाएगा उसके बाद जो बच जाएगा लोग उसको पहुंचाना राहत कैंप तक। दूसरा कह रहा है वैसे लोग जो मलबे के से निकालना जो कि दबे हुए हैं। तीसरा अकाल मृत्यु प्राप्त और जानवरों को दफनाना या उनके रीति रिवाज के द्वारा उनका संस्कार, अंतिम संस्कार करना, ये प्रमुख उद्देश्य होता है पहला। उसका कारण मलबे में दबे लोग यदि जीवित है तो त्वरित उनको उससे बाहर निकालकर, और इसके बाहर निकालने के लिए कुत्ते का भी सहारा लिया, ताकि कुत्ता में सूंघने की क्षमता ज़्यादा होती है, वो 20 हर्ट्ज से कम को सुनने का प्रयास करता है, इसलिए वो सूंघने की क्षमता उसकी ज़्यादा होती है। उसके माध्यम से लोगों को निकालना, और यह इंफ्रारेड जो ध्वनि होती है उसके माध्यम से प्रभावित करके बायो रडार से भी लोगों का पता लगाकर उनको राहत देना। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति कोई दबा हुआ है तो उसकी कैसे जांच करनी चाहिए, उसके प्राथमिक उपचार के यहाँ आप लोग देख लीजिएगा अपने बुक में। आग लगने की स्थिति में कह रहा है कि शुष्क गर्मी ऋतु में गांव में अक्सर आग लग जाते हैं और जानमाल का आपदा होता है। ऐसी आकस्मिक स्थिति में 3 बड़े जिम्मेदार होते हैं। पहला, आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना। दूसरा कह रहा है घायलों को त्वरित प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाना, और प्राथमिक उपचार में ठंडा पानी डालना, बर्फ से सहलाना, बरनौल का तेल आदि औषधि लगाना। पूछता है बरनौल का तेल किस में उपयोग किया जाता है? तो आग लगने की स्थिति में, ठीक है। आग के फैलाव को रोकना एवं नजदीक में बालू, मिट्टी, अगर तालाब है तो उसमें से पानी या अग्निशामक दल को बुलाकर झुग्गी झोपड़ियों को कुछ दूरी पर उखाड़ फेंकना, ताकि आग आगे न बढ़ सके। विद्युत शॉर्ट सर्किट है तो पहले लाइन को विक्षेपित करना, यानी लाइट को काट देना। ये सभी जो है समाधान है जिससे आप बच सकते हैं। अगर आग के समय कोई व्यक्ति छत पर फंसा हुआ है तो बाहर से सीढ़ी लगाकर उसको, या हेमलेट या अग्नि प्रतिरोधक जैकेट पहनाकर उसको बाहर निकालना, ये प्राथमिकता है। अब कह रहा है राहत कर्मी के लिए प्राथमिक उपचार क्या है? तो कह रहा है कि जो राहत यानी बचाने वाले जो कर्मचारी है उनके लिए क्या है? तो कह रहा है कि विविध प्रकार के आपदा की स्थिति में आपदा प्रबंधन गांव और समाज के लोग ही होते हैं। यानी गांव में अगर कोई आपदा होती है तो सबसे पहले तो गांव के लोग होते हैं। तो गांव के लोग जो ग्राम पंचायत के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें गांव में आपदा प्रबंधन समिति बनाए रखना चाहिए, और स्वयं सेवी संस्थाओं को भी इसकी आवश्यकता होती है। राज्य सरकार के लिए आवश्यक है कि इन समितियों को उपकरण और प्राथमिक उपचार के लिए जो सामान है उपलब्ध करवाना। साथ ही इन्हें 2 वर्गों में रखा गया है। पहला बचाव कर्मी और निजी उपकरण, दूसरा कह रहा है बचाव दल का उपकरण। यानी पहला बचाव करने के लिए, मतलब जो आदमी उसमें फंसा हुआ उसको निकालने के लिए, और दूसरा जो निकल गए हैं, जो ग्रसित हो गए हैं, जल गए हैं या उनको इफेक्ट पहुंचा है, तो उसको सुरक्षा देने के लिए अलग होते हैं। तो कह रहा है कि बचाव करने के लिए निजी उपकरण क्या क्या है, देखिए यहाँ दिया हुआ है। तो पहला हेमलेट है, लाइट जैकेट है, टॉर्च है, गम बूट है और सीटी है। सीटी मार के लोगों को इतला करते हैं। दूसरा कह रहा है बचाव दल के लिए उपकरण, तो सीटी, रस्सी, घिरनी, प्राथमिक उपचार बॉक्स, हथौड़ा और स्ट्रेचर, ये चीज होना चाहिए। अब प्राथमिक उपचार के लिए साबुन, रुई, कीटनाशक दवाएं, थर्मामीटर, कैंची, दस्तान है, OMR का जो होता है ORS घोल होता है उसका पैकेट, एंटासिस्ट, बैंडेज, कीटाणु रहित मरहम पट्टी, क्रैप बैंडेज और चिपकने वाली टेप, इतनी आवश्यकता होती है इन सभी कर्मचारियों को। अब करें आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है, तो 3 घटक इसके हैं। पहला है स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संगठन और गांव और मोहल्ले के लोग जिनकी भागीदारी होती है। करा कि आकस्मिक प्रबंधन में गांव और मोहल्ले के लोग सबसे पहले आते हैं, जिसके लिए युवक को मानसिक रूप से सुदृढ़ और तकनीकी का प्रशिक्षण होना जरूरी है, ताकि वो स्वयंसेवी संस्थाएं कार्य कर सकती है। और वस्तु स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए आवश्यक है, न कि उन युवकों को प्रेरित करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए वीडियो फिल्म दिखाना, बहादुरी के कारनामे सुनाना और आपदाओं में लड़ने के लिए मानसिक रूप से सुदृढ़ करना, उनको ट्रेन करना, उनको बताना, उनको अंदर से साहस दिलाना कि हाँ आप कर सकते हैं, ऐसा ट्रेनिंग देना।
आपदा प्रबंधन के दिनचर्या का एक अंग समझा जाना आवश्यक है। यानी आपदा कभी भी किसी भी समय किसी के साथ हो सकती है, तो एक दिनचर्या का एक रूप है। स्वयंसेवी संस्था, गांव और मोहल्ले एवं पंचायत के जो युवा हैं, सभी आकस्मिक प्रबंधन को सफल बनाने के लिए हो सकते हैं। कह रहा है कि इसके ऐसे प्रबंधन में जाति, धर्म और लिंग का कोई महत्व नहीं होता है। मिलजुल कर सभी आपदा से लड़ने में संवेदनशील होते हैं और इसका संदेश विद्यालय में और स्कूल में बच्चों को देना चाहिए और इस कार्य को स्वयं से संस्थाएं भी कर सकती है। आकस्मिक प्रबंधन में कह रहा है कि स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो स्थानीय पुलिस थाना, उसका भी प्रबंधन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके लिए आवश्यक शिविर का निर्माण करना, उपकरण, आकस्मिक उपचार के लिए सामग्री, एम्बुलेंस, डॉक्टर, अग्निशामक यानी जो फायर ब्रिगेड होता है उसकी सुविधा करवाना एवं कागजी दाव पेच में न पड़ के राहत राशि लोगों तक पहुंचाना और आपदा प्रबंधन को सरल एवं सहज बनाना। यही है आपका आपदा से रिलेटेड, जो कि आपका समाप्त हो चुका है। अब कल आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, इसलिए आप लोग को जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप लोग बनाइए और आप लोग ध्यान रखिए कि घर पे रहे पढ़ाई करें। कल आपकी बुक समाप्त हो जाएगी। ठीक है, जय हिंद।